प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन में हमने 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस तरह से महाजनपदों का उदय हुआ, पूर्व में इसकी चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे समकालीन गणराज्यों की शासन व्यवस्था पर। जैसे कि पूर्व में भी मैंने बताया, 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है और गणतांत्रिक व्यवस्था भी हमें प्राचीन भारत में दिखाई देती है। प्राचीन भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुछ गणराज्य लोकप्रिय थे। कपिलवस्तु के शाक्य, कुशिनारा और पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, ये कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य हैं। इसी तरह वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, इन सभी में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। आज हम इसी शासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गणराज्यों और महाजनपदों के मध्य, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के मध्य आपस में संघर्ष चलता रहता था। यही कारण है कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। प्रमुख जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जैसे जातक ग्रंथ, महापरिनिर्वाण सूत्र, ललित विस्तर आदि से हमें गणराज्यों की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यदि हम प्राचीन भारत में इन गणराज्यों की शासन व्यवस्था को देखें तो जो प्रशासनिक इकाइयां हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि परिवार होते हैं, और जब कई सारे परिवार एक स्थान पर रहते हैं तो वो किसी गांव के नाम से संबोधित किए जाते हैं। गांव आपस में मिलकर एक प्रशासनिक इकाई बनता है, और जब कई सारे गांव आपस में मिल जाते हैं तो ये तहसील का रूप धारण कर लेते हैं। गांव से जो बड़ी प्रशासनिक इकाई है वो है तहसील। जैसे आपके राजगढ़ तहसील, आप किसी गांव के हो, फिर ये गांव मिलकर एक तहसील बनते हैं। तहसील से बड़ी जो प्रशासनिक इकाई प्राचीन भारत में थी वो थी जिला, जैसे कि जयपुर जिला। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो कहलाते थे प्रांत, जैसे राजस्थान प्रांत। इस तरह से प्रांत से लेकर जिला, तहसील और गांव, इसमें प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन होता था, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। गणराज्यों में हम देखते हैं कि जो केंद्र में होता था, जो प्रांत होता था, गणराज्य होता था, उसका एक प्रमुख होता था जो कहलाता था राजा। इसे राष्ट्रपति, गणपति, गणश्रेष्ठ, संघ मुख्य, गण मुख्य के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताऊं तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, ये अपने राज्य के राजा कहलाए जाते थे। प्रशासनिक कार्यों में इस गणपति को, राजा को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और इस मंत्री परिषद में कहा जाता है कि लगभग 9 मंत्री होते थे जो प्रशासनिक कार्यों में राजा को सहयोग करते थे। इससे बड़ा जो रूप होता था वो होता था परिषा का। परिषा को हम आधुनिक लोकसभा की भांति देख सकते हैं, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते थे। जैसे एक एग्जाम्पल यदि मैं आप लोगों को दूं तो लिच्छवी जो गणराज्य था, महात्मा बुद्ध इस लिच्छवी गणराज्य की बहुत तारीफ करते थे। लिच्छवी गणराज्य में लगभग 7,700 प्रतिनिधि जो जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, जिनको राजा कहा जाता था। ये कहा जाता है गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि कोई भी राजा नहीं होता था, सभी राजा होते थे और स्वयं सभी लोग बराबर होते थे, और प्रशासनिक कार्यों में सब आपस में मिलजुल कर सहयोग से उस व्यवस्था को संचालित करते थे। तो मंत्री परिषद और परिषा प्रशासनिक कार्यों के संचालन में राजा को सहयोग करती थी। जिस स्थान पर बैठकर ये राज्य की, गणराज्य की नीतियों का निर्माण करते थे, सलाह मशविरा करते थे, वाद विवाद करते थे, किसी निर्णय पर पहुंचते थे, उस स्थान को कहा जाता था संस्थागार।
वो जो भवन होता था, जैसे आप लोगों का विधानसभा है, संसद है, वैसे ही जब प्राचीन भारत में गणराज्यों की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए गणपति या राजा, परिषद के सदस्य एकत्र होते थे, मंत्री परिषद के लोग एकत्र होते थे, वो जगह कहलाती थी संस्थाकार। और यहाँ पर जो मत लिए जाते थे वो लिए जाते थे शलाकाओं के माध्यम से। अलग अलग रंग की शलाकाएं होती थी। शलाका ग्राहक इन शलाकाओं को देता था और एकत्र करता था। मत लिए जाते थे, एक निश्चित कोरम में सदस्य एकत्र होते थे, किसी विषय पर वाद विवाद करते थे और आपस में निर्णय लेते थे। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे, जिसमें मुख्य रूप से आसन प्रज्ञापक, गणपूरक, शलाका ग्राहक, इन सभी के नाम हम ले सकते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था में सहयोग के लिए सेना और पुलिस भी होती थी, जो शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य देखती थी। सेनापति और सेनानी पुलिस इसके प्रमुख होते थे और इसमें हम देखते हैं गुप्तचरों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। इसी तरह न्याय व्यवस्था भी गणराज्यों में बहुत ही लोकप्रिय थी। न्याय धर्म के अनुसार दिया जाता था। राजा, परिषद, मंत्री परिषद के सदस्य भी न्याय से संबंधित कार्य करते थे, परंतु अलग से भी हमें न्यायाधीश दिखाई देते हैं। इसी तरह कर और आय व्यय के साधन के रूप में यदि हम देखें तो कृषि, व्यापार, वाणिज्य, खानों से, इन सभी से कर एकत्र किया जाता था। गणराज्यों के लोग राजा को निश्चित मात्रा में कर चुकाते थे। इससे जो आय होती थी वो विविध कार्यों पर व्यय की जाती थी। इस तरह से हम देखें तो गणराज्यों की शासन व्यवस्था प्राचीन भारत में लोकप्रिय थी और गणतांत्रिक तरीके से शासन किया जाता था। परंतु आने वाले समय में गणराज्यों में आपसी फूट, गुटबंदी, एकता का अभाव, असहयोग की भावना, मगध साम्राज्य की उत्कर्ष, गुप्तचर व्यवस्था का अभाव, सेना की कमी, इन सभी कारणों से गणराज्यों का शीघ्र ही पतन हो गया और आने वाले समय में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्राचीन भारत में लोकप्रिय हुई। इस तरह से प्राचीन भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान रही।